एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर शब्बीर अहमद शाह के 20 लाख रुपए से जायद मालियत के असासों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट दफात के तहत अटैच किया है। शब्बीर अहमद शाह और लश्कर तैयबा के दहशतगर्द हाफिज मोहम्मद सईद और दीगर के नाम पर जारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में IPC और UAPA की मुख्तलिफ दफात के तहत जायदादें अटैच की गई हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मई 2017 में इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया था। शब्बीर शाह की बेटी के मुताबिक इस ज़मन में ED की जानिब से उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। अभी तक हमें कोई नोटिस नहीं आया, हमें मीडिया के थ्रू खुद भी पता चल रहा है। सो वी डोंट हैव एनी नोटिस येट। ये घर बंद था? जी जी। अभी आप किस लिए आई थी यहाँ हमारे हेल्पर हैं, ही इज विद हिज फैमिली हेयर, सो उन्हीं से हम बोलने आए थे कि इफ दे हैव टू टेक आउट देयर थिंग्स आउट, बिकॉज हमें नहीं पता है कि क्या होगा, इसीलिए। अदरवाइज वी हैव जस्ट, हमें खुद मीडिया से पता चला, वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस। हमारे पास कोई नोटिस नहीं आई है अभी तक। So you are not getting any notice? No, we have not received any notice so Any far. phone or any No, message? nothing. बर्शा कॉलोनी सनत नगर श्रीनगर में ये वो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में ED ने कहा कि इसे अटैच किया गया है, लेकिन ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अभी खुली है, ये बंद थी। यहाँ पे कुछ लोग किराए पर रहते थे, सिर्फ 2 अफराद, शब्बीर शाह की फैमिली का कोई शख्स यहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन इस प्रॉपर्टी को आप देख सकते हैं, ये 20,80,000 की मालियत की बताई जा रही है। और केस जो है, केस 2017 का है। 30 जून को जो केस दर्ज हुआ था उसमें हाफिज सईद के अलावा और लोगों के खिलाफ ये FIR था। और इल्ज़ाम ये है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसमें शब्बीर शाह भी शामिल है और ये प्रॉपर्टी उसी केस में प्रोविजनली कहा गया है कि प्रोविजनली आर्जी तौर पे इसे अटैच किया गया है। फिलहाल यहाँ पे हालात ये हैं कि प्रॉपर्टी का दरवाज़ा खुला है, कोई ऐसी अटैचमेंट की कोई यहाँ पे कोई स्लिप नहीं, कोई खबर नहीं, कोई पेस्ट यहाँ पे नहीं किया गया है, कोई कागज़ जिससे ये पता चले कि हाँ वाकई इसे अटैच कर दिया गया है। लेकिन जो ED की जानिब से ये कहा गया है कि 20,80,000 की मालियत की ये प्रॉपर्टी अटैच की गई है प्रोविजनली। फ़िलहाल यहाँ से ये इतलात कि यहाँ पे दरवाज़ा थोड़ी देर पहले खोला गया और यहाँ पे शब्बीर शाह की जो दुख्तर है, उनकी जो बेटी है, वो यहाँ पे आई थी। उन्होंने यहाँ पे दरवाज़ा खोल के मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी किस्म की कोई खबर नहीं है, उन्हें कोई खबर नहीं है, कोई उनसे राब्ता नहीं किया गया है कि आया ये प्रॉपर्टी अटैच की गई है या नहीं। यहाँ पे शब्बीर शाह की फैमिली का कोई शख्स नहीं रहता था। हाँ, यहाँ पे 2 अफराद के बारे में कहा गया है कि वो यहाँ रहते थे जो इसकी देख रेख कर रहे थे। फिलहाल यहाँ से यही खबर कि इस प्रॉपर्टी के बारे में, जिसके बारे में ED ने कहा है कि इसे अटैच किया गया है, प्रोविजनल अटैचमेंट की खबर है। अभी यहाँ पे किसी तरह का कोई सरकारी कागज़ चस्पा नहीं किया गया है जिससे ये पता चल सके कि ये प्रॉपर्टी अटैच की गई है। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। शोपियां में टारगेट किलिंग का शिकार हुए कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट के अहल खाना से आज LG मनोज सिन्हा ने मुलाकात की। जम्मू में LG पूरन कृष्ण भट्ट की रिहाइशगाह पहुंचे और पूरन कृष्ण भट्ट के अहल खाना से ताज़ियत पेश की। वाज़रे शोपियां में मिलिटेंटों ने पूरन कृष्ण भट्ट का कत्ल कर दिया था। LG ने PK भट्ट के अहल खाना को मुकम्मल मदद और ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने अहल खाना को 7 लाख रुपए का चेक दिया और सरकारी नौकरी का यकीन दिलाया। LG साहब का तो बड़ा शुक्रिया, वो जब यहाँ आए उन्होंने अपना टाइम शेड्यूल में से निकाला टाइम तो, और यहाँ पर आ गए हमारे पास तो दिलासा देने के लिए कि आपके साथ बड़ा जुल्म हो गया है। तो हमें भी पता है, इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा, ये कंक्लूजन तक पहुँच गया है। अभी हम पब्लिक में नहीं कर सकते इसको मतलब आउट तो, लेकिन 2-4 दिन में आपके पास ये सब कुछ पता चलेगा, किसने किया, क्यों किया, कब किया, कहाँ किया। ये उसकी हमारी तरफ से कि जॉब की डिमांड की गई, हमारी तरफ से एक्स ग्रेशिया रिलीफ का डिमांड किया, हमारी तरफ से हाउस होल्ड गुड्स जो वहाँ पर पड़े हैं उनकी शिफ्टिंग का किया गया। हमें पास बाकी जो बच्चों की एजुकेशन, ये सारे डिस्कस हमने, जो अपने हमें प्रॉब्लम्स थी दैट वी हैव डिस्कस्ड उनके साथ हमने। एंड ही हैज़ अश्योर्ड जितना भी हेल्प हो सकता है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हमने एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया किया कि जो तहसीलदार साहब है या DC साहब है, नायब तहसीलदार साहब है, ड्यूकाम साहब है, DC साहब है, मैडम है, तो उन्होंने वक्त पर हमें जितना हेल्प चाहिए था हमें कर दिया है। राहत राशि तो अभी बोले आज शाम तक वो आपके पास पहुंच जाएगा।
जम्मू ट्रांसफ़र की बात की, उसके लिए उसकी एप्लीकेशन मूव करो। लाबरू साहब है हमारे डिप्टी सेक्रेटरी, उनके पास भेज दो एप्लीकेशन तो वो हो जाएगा। तो चेक दे दिया, 5-6 लाख रुपए का कुछ लगता है मुझे चेक दे दिया है, पहले भी कुछ दे दिया है। तो चल रहा दिया और करे। हमारी बदकिस्मती थी कि किलिंग जो हो गई तो इनोसेंट आदमी की, एक मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी जो किल हो गया था, और ना कोई पॉलिटिशियन था, तो ना कोई किसी सरपंच था, ना पंच था। तो वो हमें ज़्यादा दुख है कि किसने किया, क्यों किया, कब किया। वो बोल रहे हैं, एश्योर कर रहे हैं कि नहीं जी वो 2-4 दिन में आपको पता चल जाएगा। एयर स्टेट हेड मस्ट बी नोइंग ऑल दिस, तो उसको भी पता होगा सर। उन्होंने कहा हम लगे हैं इसमें, मतलब वी आर ऑन द जॉब, हम पूरा खात्मा करेंगे उन सब का, तो तभी हम सांस लेंगे। ब्रिगेड कमांडर पुंछ ब्रिगेडियर राजेश बिश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने पुंछ एनकाउंटर के बारे में मीडिया को तफसीली जानकारी फराहम की। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ LOC पर दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की कोशिश की, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में गोला बारूद जब्त किया गया है। सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल से एक बड़ी घुसपैठ की घटना को विफल किया। सुबह करीब 9:30 बजे हमारे अलर्ट ट्रुप्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल में 3 संदिग्ध अवस्था में पठानी सूट में लोगों को अंदर दाखिल होते हुए देखा। उनका सामना होने पर उन्होंने भारी गोलीबारी शुरू करी। जवाबी कार्रवाई में 3 टेररिस्ट जो कि हथियारों से लैस थे, उन्हें जख्मी किया गया। इलाका बहुत घने जंगलों का है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है और वहां बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। फायरिंग रुकने के बाद पूरे इलाके की डिटेल्ड सर्च की गई और इस सर्च के दौरान एक डेड टेररिस्ट जिसके पास AK-74 राइफल था और वो पाउच पहने हुए था, उसे रिकवर किया गया। फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ सर्च करते हुए एक और AK-74 राइफल जो कि हमारे जवानों की गोलियों से हिट की हुई थी, उसे भी रिकवर हुआ। सर्च के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाते हुए खून के निशान भी देखे गए। यह घटना फिर इस बात को दर्शाती है कि पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म को लगातार सपोर्ट कर रहा है। हमारे अलर्ट ट्रुप्स ने एक बड़ी घुसपैठ की घटना को विफल किया और जम्मू एंड कश्मीर में के पुंछ और राजौरी सेक्टर में जिस डिस्टर्बेंस को ये आतंकवादी करना चाह रहे थे, उसे नाकाम किया। हमारे ट्रुप्स लाइन ऑफ कंट्रोल में सदैव तैनात हैं और किसी भी तरह की इस तरह की घटना को विफल करने में सक्षम रहेंगे। आर्मी का कहना है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा दहशतगर्दों को सरहद के इस पार या जो कंट्रोल लाइन है उसके इस पार भेजा जाए ताकि यहाँ खून खराबा हो सके। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो कुछ ऐसी जो जैकेट्स हैं, ये देखें, ये जो कोशिश की जाती है टेररिस्ट की तरफ से कि इस तरह की जैकेट्स जब वो लगाते हैं तो लोगों को ये धोखा लगे कि शायद वो भारतीय सेना का या भारतीय फौज का कोई जवान है। लेकिन कई बार हमने ये देखा कि इस सब के बावजूद भी जो टेररिस्ट के जो मंसूबे हैं वो नाकाम किए जाते हैं। बाकी जो चीजें हैं उनके अलावा ये जो यहाँ देख रहे हैं ये पाउडर है, ये नार्कोटिक्स है यानी मनुष्यात। इससे साफ जाहिर होता है कि जो ज्यादातर दहशतगर्द हैं वो ये नार्कोटिक्स के आदि हैं। और यहाँ पर बिल्कुल ये दिखाया गया है कि किस तरह से ये जो बंडी नाला का जो ऑपरेशन है वो किस तरह से अंजाम दिया गया था। यहाँ से वो आए हैं, ये एम्बुश साइट थी, यहाँ दूसरी टीम थी, जिसके बाद वो कोशिश ये कर रहे थे कि वो आगे की तरफ आए, लेकिन फौज का जो निशाना था वो बिल्कुल सटीक था और वहां एक दहशतगर्द को मार गिराया गया, जैसा कि हमें आज यहाँ ब्रिगेड कमांडर ने बताया है पूंछ के। उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा दहशतगर्दों को इस पार भेजा जाए, क्योंकि अभी जो मौसम बदलने वाला है, आने वाले मौसम में यहाँ दहशतगर्दों को कंट्रोल लाइन के इस पार भेजना मुश्किल हो जाता है। और लिहाजा पाकिस्तान की ये कोशिश है कि वो सर्दियों का मौसम शुरू होने से पहले ही ज्यादा से ज्यादा दहशतगर्दों को इस पार भेजने की कोशिश करे। लेकिन फौज का ये कहना है कि पाकिस्तान की ऐसी तमाम कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए वो मुस्तैद है।
कैमरामैन बंटी के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 राजौरी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के मामला सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील से कहा कि वो अपनी दरख्वास्त के साथ वो तमाम अहकामात मुंसलिक करें जिनमें इंसानी हकूक कमीशन ने कोई हुक्म जारी किया है। एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के कामकाज से मुतल्लिक एक PIL की समाअत की। वकील ने अर्ज किया कि 40,000 से ज्यादा मुकदमा ज़ेर इल्तवा है और सिर्फ ताज़ा मुकदमात की समाअत हो रही है। जस्टिस संजय किशन कौल और AS ओका की बेंच ने इस हवाले से एक नोटिस जारी किया है। हम इस वक्त खुशालसर में है। एक अजीब नजारा आपको दिखाएंगे, एक अनोखा नजारा। खुशालसर श्रीनगर की एक सर है और नदरू, आपने कमल तो देखा होगा, लेकिन कमल डंडी जो है जमीन के अंदर रहती है, उसका क्या होता है? उसकी जो कमल डंडी आपके पास पहुंचती है, जायकादार आपके पकवानों में सजती है, वो कैसे सजती है, उसके पीछे क्या मेहनत है। और मैं आपको बता दूं, श्रीनगर में ठंड है, ठंड के मौसम में ये देखिए, इसको बोलते हैं नदरू। सर्दी है, खाएंगे क्या, बच्चे हैं। ये कमल डंडी कश्मीर के एक कल्चर का खास हिस्सा है। हालांकि कई लोग इसको खाते और जगह भी हैं, लेकिन कश्मीर के पकवानों में, यहाँ के किसी भी शादी में, किसी भी फंक्शन में इसके बगैर चारा नहीं होता। नदरू निकालने के सीजन में लोग झील में गोते लगाते दिखाई देते हैं। डल, मानसबल और वादी की दीगर झीलों में ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं। वो 50 गई बस पत लगा ठंड तो बस खसा वापस करन कछु ये तरी क्या चाह तुम अथो सद खरो सद क्या खर से वुछान खर से वुछान ये साथ खर से नन्यो नदुर तल पस वाला नर या अगर स्रोन आसि तेल दिवान दम आज पत रेत बहर कन वसनस गोमुत वो आज थी वन योर जान नदर कम जान दपान तुम वसै पत कसी पे चलान तम आबस मज वसान तो वो वस वर्दी सोज बचन वर्दी 10-15 सोज मे तम डिब्बी पे बच ये लोग यहाँ बरसों से इस पेशे से जुड़े हुए हैं। मुख्तलिफ तरीकों से कवल की ये डंडियां निकाली जाती हैं ताकि लोगों के दस्तरखान पर लजीज लवाजमात बन सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा ये खुशालसर है और इसके आगे डल है और फिर नगीन लेक है। यहाँ पूरे इलाके में, यहाँ कश्मीर में कई जिले हैं जहाँ पे ये जो कमल डंडी है या जिसे आम जबान में नदरू कहते हैं, यहाँ पे इसकी खेती होती है। और ये खेती बिल्कुल, एक दिलचस्प बात इसकी ये भी है कि शायद कश्मीर वाहिद ऐसी जगह है दुनिया में जहाँ पे पानी पे राइट्स दिए गए हैं। तो ये खेती आपको कहाँ से मिली? ये मेरा दादा है ना, बाप का बाप, उसने चलता है सिलसिला। आपको किसने दिया था ये पानी? तो पहले दो साल पहले यहाँ तकसीम होता है लारन साहब के वक्त पर। अच्छा। महाराज ने इसको तकसीम किया है। अच्छा। हर कुंबे को एक एक खेती दिया कि पानी का एरिया? नहीं, पानी का एरिया यहाँ से इलीजा रोड से और यहाँ तक। अच्छा। हाँ, किधर मातम सराय तक। अच्छा। यहाँ दूनीपोरा है, यहाँ सब का है। ये तकरीबन 20 कनाल है, 25 कनाल है, एक एक खेती है, एक एक हिस्सा है। पिछले बरसों सैलाब के नतीजे में नदरू की काश्त को भी काफी नुकसान पहुंचा था और कई लोग नदरू जैसी नियामत से महरूम रहे। लेकिन अब इन लोगों की मेहनत का ही नतीजा है कि नदरू की डिशें लोगों के दस्तरखान की जीनत बन रही हैं।
दरअसल नद्रू कंवल के पौधे का तना होता है जो जेरे आब उगता है। तने या नद्रू की लंबाई कम से कम 1 फुट होती है। इस पर बड़े चौड़े पत्ते होते हैं और उसी के बीच कंवल का खूबसूरत फूल खिलता है। नद्रू निकालने का काम बड़ी महारत से करने का होता है और नौसिक इसे आसानी से नहीं निकाल पाते। इसके लिए लंबे अरसे तक बाज़ाब्ता ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कश्मीर में नद्रू के साथ एक कल्चर वाबस्ता है और इन आबी ज़खायर के आसपास, इन झीलों झरनों के आसपास हमारा कल्चर, हमारी जो तहजीब है वो इसके आसपास घूमती है और ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। ये काम इन लोगों को बचाना है। ये जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन की जो परेशानी है, इससे इन्हें बचाना है और इसके लिए सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी चलना होगा। जो मुश्किलात हैं प्लास्टिक की वजह से, पॉलीथीन की वजह से, उसको दूर करना होगा। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ मैं शब्बीर अहमद। मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए एरोमा मिशन से वादी कश्मीर की फूलबानी सनत को फरोग हासिल हो रहा है। साल 2017 में शुरू किए गए मिशन से CSIR के जरिए वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा के किसानों को इन खुशबू वाले फूलों की काश्त की तरफ राग़िब किया गया, जिनसे तेल हासिल किया जाता है, जिसमें लेवेंडर और रोजमेरी जैसे फूल शामिल है। अरोमा मिशन का मकसद खुशबू वाले फूलों की पैदावार में इजाफा करना और इससे किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। लाइवलीहुड जनरेशन का इसमें स्कोप है और साथ ही साथ जो हमारे जो इंडस्ट्री एसोसिएटेड है यानी अरोमा ऑयल्स के साथ है या एसेंशियल ऑयल्स के साथ, उनके लिए जो रॉ मटेरियल की दरकार रहती है वो इंडिजिनसली हमारे पास जो है अवेलेबल होती है। सो इन नटशेल हम ये कह सकते हैं कि अरोमा मिशन जो है बोथ रूरल फार्म या इकॉनमी एंड लाइवलीहुड जनरेशन और साथ ही साथ जो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमें जो है ये सपोर्ट कर रही है। अगर ज़मींदार बस ज़मीनस कुल रुवान ये फायदे लेवेंडरस कत फायदे ज़मीनस लेवेंडर रुवान ये लेवेंडर लोग एक वरी बी अच्छे 3 वरी बाद फसल नेरान पन 1 लीटर गसान ये ट्रेनिंग अस गोड़ कटिंग कित पे करान तैयार, निहल कित पे करान तैयार, दिसक ये ट्रेनिंग वन करान कि अच्छे लेवेंडर ये वनकस वपदावने वनकस तथ मुतलिक तसी करान वनकस क्या बासो तुम लेवेंडर अत क्युत वनकस बिजनेस क्युत यह वारिया असल बिजनेस, अत वारिया फायदे तिकाज क्या तील नेरान नेरान पत वारिया फायदे। बुनियादी तौर पर खुश्क मौसम अगरचे ज़्यादातर मकामात पर आज अबरालूद रहने की तवक्का है, लेकिन 5 नवंबर से 7 नवंबर तक हल्की से दरमियानी बारिश, बर्फबारी और गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात मुख्तार अहमद ने न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने मजीद कहा कि 11 नवंबर से 18 नवंबर तक मौसम में बेहतरी आएगी। बालाई इलाकों में तेज़ बारिश या हल्की बर्फबारी होगी। पेशगोई हमारी लगभग 5 तारीख दोपहर से जो है फिर से मौसम करवट ले रहा है और 5 तारीख दोपहर से लेके लगभग 7 तारीख दोपहर तक जो है मौसम अमूमन ख़राब रहने के इम्कान है और इस बीच हल्की बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों में और हल्की बारिशें मैदानी इलाकों में 5 तारीख दोपहर से लेट आफ्टरनून से ही शुरू हो जाएंगे और 5 शाम से लेके 6 लेट नाइट तक जो है सिस्टम का मेन एक्टिविटी रहेगा, जिसमें हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी जो है हो सकती है, खासकर 5 लेट नाइट से लेकर 6 लेट नाइट तक। उसके बाद 7 तारीख को भी मौसम आबार आलूद रहेगा, हल्की बारिशें बर्फबारी चलता रहेगा और 7 लेट आफ्टरनून से मौसम जो है फिर से इम्प्रूव होने के चांसेस हैं और 9 तारीख शाम तक जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के इम्कान हैं। 9-10 के बीच में भी एक स्पेल होगा जिसमें लाइट रेन इन प्लेन्स और मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में जो है हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं, खासकर 10 तारीख को भी। उसके बाद 11 तारीख से लगभग 17-18 नवंबर तक एक हफ्ते के लिए अमूमन मौसम ठीक रहने के इम्कान हैं। बाकी जो 5 और 6-7 के बीच में जो मेन एक्टिविटी है उसमें हायर रीच ऑफ साउथ कश्मीर, इसी तरह सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, इन सब जगहों पे दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। लोगों को भी कहा है, कहते आ रहे हैं पिछले कई दिनों से कि ट्रैवल प्लान वगैरह आप लोग खासकर 6-7 के दरमियान जो है उसको अपने हिसाब से प्लान कीजिएगा, क्योंकि मौसम जो है थोड़ा सा ख़राब है। 6 से लेकर बर्फ़ की ये खुशहाली की बात है
कि खुदा की तरफ से हमें रहमत बरसेगी और कश्मीर की पहचान है, बर्फ़ यहाँ पे गिरती है, हम इसके लिए प्रिपेयर पहले से ही रहते हैं। बहुत बड़ी अहमियत रखती है कश्मीर के लिए। मैंने पहले ही बोला, क्योंकि जब बर्फ़ आती है फिर इसका फ़ायदा, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। एक तो हो गया ये ग्लेशियर्स की सूरत में ऊपर रहती है, फिर ये साल भर नदी नालों में बहती रहती है। दूसरी बात, जो मेवा जात है, जो सब्ज़ी वगैरह जो ज़मीन से निकलता है गल्ला, उसके लिए भी ये बहुत अहमियत रखती है। दिल्ली से स्पेशल आए थे बर्फ़बारी के लिए कि बर्फ़ देख के बड़ा मज़ा आता है हम के साथ, स्नोफॉल देखने का। तो कल से प्रेडिक्शन है, देखो अब ऊपर वाले ने चाहत जरूर होगी तो उसका लुत्फ़ हम भी उठाएंगे। इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप 2022 में भारत के माहिर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। काबिल फ़ख्र बात यह है कि भारत के 4 में से 3 खिलाड़ी जम्मू कश्मीर से हैं। मुनासिब आलात और माली मदद की कमी के बावजूद इन खिलाड़ियों ने अपने मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद करने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखी। ये खिलाड़ी एक ऐसा मुजस्मा बनाएंगे जो हिंदुस्तान की भरपूर सकाफत और तनू की नुमाइंदगी करेगा। पेश है परवेज़ भट्ट की खास रिपोर्ट। भारत के 4 खिलाड़ियों को इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप 2023 के लिए मुंतखब किया गया है। चैंपियनशिप जनवरी के महीने में 2 मुकामात यूएसए और इटली में मुनक़िद होगी। इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में से 3 का ताल्लुक कश्मीर से है। जिला बारामूला पट्टन से ज़हूर कश्मीरी, जिला कुपवाड़ा से इरफान अहमद और तसद्दुक हुसैन। ये खिलाड़ी इससे पहले 2019 में भी इसी मुकाबले के लिए मुंतखब हुए थे और पहली पोजीशन भी इन्होंने हासिल की थी। कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से ये मुकाबले 2 साल के वक्फे के बाद मुनक़िद हो रहे हैं। रवां साल टीम इंडिया की क़यादत ज़हूर कश्मीरी कर रहे हैं। चैंपियनशिप में वो एक बर्फ का मुजस्मा पेश करेंगे जिस भारत की भरपूर सकाफत, तनव्वु और इत्तेहाद की अक्कासी होगी। बहुत खुशी की बात है कि हमारी इस बार सिलेक्शन हो गई है 2 साल के बाद, तो काफ़ी एक्साइटमेंट है हमें। और हमने 2019 में इंडिया को फर्स्ट पोजीशन दिला दी वहाँ पे इन स्नो स्कल्पचर, और पूरी साउथ एशिया में हम फर्स्ट स्नो स्कल्पचर टीम है यहाँ पे। हमने 2014 में स्टार्ट किया था, तो उस टाइम हमारे पास उतना एक्सपेरिमेंट नहीं था, उतना हमने काम नहीं किया था स्नो में। माशाल्लाह अभी तो हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो गई है इसमें, और हम अच्छा करने की कोशिश कर रहेंगे इंशाल्लाह, और अच्छा करेंगे, बेस्ट अपना देंगे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे हमने मॉडल एक बनाया है, उस पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इंडिया के काफ़ी मल्टी कल्चर डाइवर्सिटी कल्चर होते हैं, रिलीजन होते हैं काफ़ी सारे, कि हम अगर मिल के बैठेंगे हम ग्रो कर सकते हैं, हम काफ़ी आगे जा सकते हैं, और हम एक डेवलपिंग अभी है, हम डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं और हम एक पीक पे पहुंच सकते हैं। हर साल ये चैंपियनशिप दुनिया भर से आए 400 से ज्यादा खिलाड़ियों की शिरकत का मुशाहिदा करती है। बड़ी तादाद में ज़ायरीन बर्फ पर बड़ी ही खूबसूरती के साथ तराशे गए बेहतरीन फनपारे देखने के लिए आते हैं। तहम जम्मू कश्मीर के इन खिलाड़ियों को मुनासिब आलात और माली मदद की कमी इन कामयाबी में एक बड़ी रुकावट जरूर बन रही है। इस तरह के कंपटीशन के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात बहुत महंगे होते हैं और सिर्फ चीन से ही दरामद किए जाते हैं। इन आलात की कमी के बावजूद चारों खिलाड़ी अपने हुनर के दम पर इस चैंपियनशिप के लिए भारत की नुमाइंदगी करेंगे। 2018 में भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, 2019 में भी हमने पार्टिसिपेट किया, लेकिन बार बार हमें एक ही चीज़ की वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे पास प्रोफेशनल टूल्स नहीं है, हमारे पास सही तरीके से जो इक्विपमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ -30 में हमें काम करना पड़ता है। हमारे पास जो यूनिफॉर्म होते हैं, प्रॉपर क्लोथिंग जो होती है वो हमारे पास नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। हमें कई बार रुकना पड़ता है अपने काम को लेकर, कई बार गर्मी करनी पड़ती है, या कई बार हमें एक दूसरे से टूल्स मांगने पड़ते हैं, तब जाके हमें काम करना पड़ता है, जिसके कारण ना तो हम टाइम पे काम कर पाते और ना उतना फिनिशिंग से हम काम कर पा रहे हैं। वहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट अगर हमें मिल जाए, हम एक प्रोफेशनल किट खरीद सके, टूल किट और कुछ क्लोथ्स खरीद सके, ताकि इस बार हम बेस्ट से बेस्ट अपना दें। अगरचे जम्मू कश्मीर के नौजवान खिलाड़ी बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं, लेकिन सहूलियात और माली मदद की कमी अक्सर ऐसे खिलाड़ियों के ख्वाब को चकनाचूर कर देती है। जम्मू कश्मीर के नौजवान फन, हुनर और कमाल जहानत के मालिक हैं। इन नौजवानों ने हर वक्त मौका मिलने पर अपने मुल्क का नाम फख्र से बुलंद किया है, रोशन किया है।
उम्मीद है कि सरकार और निजी इदारे जम्मू कश्मीर के बासलाहियत खिलाड़ियों की हिमायत के लिए सामने आएंगे और ये वक्त की अहम तरीन जरूरत भी है। न्यूज़ 18 के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। के बाद आपका खैर मकदम है। एलजी ने जम्मू में जश्न सेहत प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म ने इस बात को यकीनी बनाया है कि लोग सेहत की सहूलियात को हक समझें और ये सेहत के हक का जश्न है। उन्होंने अवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी को मुमकिन बनाने पर तमाम हेल्थ वर्कर्स, डीसी और मुतल्लिका हेल्थ ऑफिसर्स को मुबारकबाद पेश की। मनोज सिन्हा ने कहा कि वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर के 6 लाख खानदानों को मुफ्त इलाज फराहम करने की पहल की है। जम्मू कश्मीर में 78 लाख आम गरीब लोग आयुष्मान कार्ड हासिल कर रहे हैं। आज का यह आरोग्य उत्सव दरअसल हर एक नागरिक के अधिकारों का उत्सव है। मोदी केयर के भरोसे का उत्सव है। बिना किसी भेदभाव के नागरिकों के राइट टू हेल्थ की संकल्पना को साकार करने का उत्सव है। बिना किसी आर्थिक बोझ के अन्य बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली, शिक्षा, आवास की तरह हेल्थ की सुविधा भी जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दी जाए, ये इसका उत्सव है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को हृदय से बहुत बधाई देना चाहता हूं। स्टेट हेल्थ एजेंसी के अधिकारियों, टर्शरी केयर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ तथा अधिकारियों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद। मित्रों, इसी सभागार में 26 दिसंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों के हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बल्कि हेल्थ एश्योरेंस का सपना साकार किया था। मुझे याद है उस दिन जम्मू तथा श्रीनगर से कुछ लाभार्थियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से बात की थी। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लाभार्थियों के संतोष के शब्द आशीर्वाद की तरह काम करते हैं और वो आशीर्वाद विकास की योजनाओं का लाभ आखिरी इंसान तक पहुंचाने की ताकत देता है। आम नागरिकों को वही ताकत आज जम्मू कश्मीर में सर्वे संतु निरामयाः की कल्पना को साकार कर रहा है और सामान्य आदमी का जीवन आसान कर रहा है। जम्मू कश्मीर के हेल्थ सेक्टर में सितंबर 2018 और दिसंबर 2020 दो ऐसी तारीखें हैं जब आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता की व्यवस्था भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्थापित की। 23 सितंबर 2018 को पूरे देश के साथ जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के 6 लाख परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा का प्राविधान किया गया। सिंहपुरा पटन में अपनी पार्टी का अवामी जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी, गुलाम हसन मीर, पटन हल्के के नामजद जावेद इकबाल और दीगर लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर गुलाम हसन मीर और अल्ताफ बुखारी ने खिताब किया। गुलाम हसन मीर ने खिताब करते हुए कहा कि जब बीजेपी ने बारामूला में जलसा मुनक्किद करके हिंदुस्तान को दिखाया कि कश्मीरी बीजेपी के साथ हैं, तो अब श्रीनगर में अपनी पार्टी हिंदुस्तान को दिखाएगी कि लोग अपनी पार्टी के साथ हैं। वहीं अब जलसे से अल्ताफ बुखारी ने भी खिताब किया और कहा कि आज तक कश्मीरियों को धोखा दिया गया। पीडीपी और एनसी पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि किसी ने सेल्फ रोल और किसी ने ऑटोनॉमी का वादा किया था। बुखारी ने मजीद कहा कि अब नए निज़ाम बनाने और नई सियासत करने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो स्टेटहुड वापस दिलवाने के लिए भी जद्दोजहद करेंगे। मानना है लोग ही सर चश्मा है ताकत का और हम उन्हीं लोगों के पास जाते हैं। बीजेपी के जवाब में बिल्कुल हिंदुस्तान के आवाम को ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि नहीं, जम्मू कश्मीर में इलाकाई जमातें भी
ऐसा असर रखती हैं और जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि उनकी अपनी जमातें आगे उभर के आएँ और उनका नज़्म निज़ाम संभालें। कि माँ भी तब तक बच्चे को दूध नहीं देती है जब तक वो रोता नहीं है। वादा तो हुआ है, जब तक हम उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगा। और इसीलिए अपनी पार्टी हर एक जगह आवाम से इसकी तायीद कराती है। आप देखेंगे 12 तारीख के जलसे में भी जब आप देखेंगे कसीर तादाद में लोग इस चीज़ की मांग करेंगे। अल्लाह के फजल से हम वादाबंद है। कोर एजेंडा में था स्टेटहुड। आज सब जमातें, वो जमातें जो कह रही थी कि इन्होंने गलत किया, ये क्यों दिल्ली गए, ये क्या किया इन्होंने, आज वो कहते हैं कि हम ये चीज़ें लाएंगे। अरे इतना तो तस्लीम करो कि 2 चीज़ें अपनी पार्टी और अल्ताफ़ बुखारी ने लाई, तीसरी चीज़ भी हमारे ज़रिए से ही इंशाल्लाह आएगी। स्टेटहुड की वापसी को लेकर एक सवाल के जवाब में अल्ताफ़ बुखारी ने PAG पर तनकीद की। अपनी पार्टी के सदर ने कहा कि गुपकार अलायंस लोगों को स्टेटहुड की वापसी के ख्वाब दिखा रही थी, लेकिन वो खुद ही बिखर गए। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी ही स्टेटहुड को भी वापस लाएगी। ये एक हर जमात का अपना अपना एक सिस्टम होता है और अच्छा है। हमें तो अभी तक लग रहा था कि शायद कहीं PAGD के नाम से आएंगे, तो आज इन्होंने शायद ये लिबादा भी छोड़ दिया। और ये मुबारकबादी की बात है कि लिबादा टूट गया है, वो जो झूठा लिबादा ही था। क्यों PAGD तो एक दूसरे का कवर था, अब वो खुल के सामने आ गए हैं अलग अलग। इससे पहले PDP ने भी तो अलग अलग किया ही है। जब कहते हैं कि हमें सबको मिलना चाहिए, मैं अपने आप को पेश करता हूं, अपनी जमात को पेश करता हूं। कोई सामने तो आए ना लीड करने के लिए। देखिए, अगर स्टेटहुड की बात है और स्टेटहुड सब हम चाहते हैं, हम तो निकले, हम नहीं कहते हैं हम सबसे छोटे हैं, वो बहुत पुरानी जमातें, हम उनके पीछे भी चलने वाले हैं। लेकिन रास्ता तो वही है ना, जाना तो वही उसी वजीर आज़म के पास है, उसी होम मिनिस्टर के पास है, उसी भारत की सरकार के पास है। अब अगर रात को वो तस्लीम करेंगे कि साहब उनके पास जाना, दिन को कहेंगे नहीं साहब वो गलत है, तो हम उनके साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वक़ार सुलवानी ने श्रीनगर के सियासी कारकुनों का कांग्रेस पार्टी में खैर मकदम किया और उन्होंने इस पेशरफ्त को पार्टी की अवाम नवाज पॉलिसियों का मुस्बत नतीजा करार दिया। DAP लीडर डॉक्टर फयाज अहमद, मुमताज़ शख्सियत शौकत अहमद, शालटेंग के उमरजान, बेमना के उमर और दूसरी सियासी पार्टियों से जुड़े रहे दीगर लोग आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वक़ार सुलवानी ने जिला श्रीनगर की सरकर्दा शख्सियात और सियासी कारकुनों की कांग्रेस में शमूलियत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि ये पेशरफ्त कांग्रेस पार्टी के लिए मुफीद साबित होगी। यूनिवर्सली हम यहाँ पे ज्वाइनिंग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में लोगों को, और आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने तमाम साथियों को जिन्होंने आज ज्वाइन किया। खासकर हमारे भाई डॉक्टर फयाज साहब जो कांग्रेस में थे और उन्होंने DAP ज्वाइन की थी, और आज अपने साथियों समेत इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। अभी आप देखेंगे ये वहाब साहब जो रिटायर ZDO है, ये लोलाब से, और आप ये देखेंगे कि मैं जनाब वैली से हूँ या दूसरा कोई हो तो रजौरी पुंछ से हो, जम्मू से है। कांग्रेस पार्टी जो है ये 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये ठीक बात है कि कमज़ोर हुई थी, हम इसको मजबूत करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हर जगह मौजूद है और हम इसको अब मजबूत करेंगे। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो 90 की 90 सीटों में, अगर BJP को किसी से मुकाबला है तो कांग्रेस से, अगर NCPDP को मुकाबला होगा तो कांग्रेस से होगा। नौजवान लड़कियों में बेदारी और यकीन पैदा करने के लिए गांदरबल में सेल्फ डिफेंस कैप्सूल रखा गया था। राष्ट्रीय राइफल्स की मकामी बटालियन की तरफ से सेवपुरा इंडोर स्टेडियम में ये नज़्म कराया गया। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए ये हौसला अफजा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ एज ग्रुप्स और वेट कैटेगरीज की लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया और अपने ख्वाबों को पूरा करने के साथ साथ खुद एतमादी पैदा करने के लिए वो यहाँ आई। 24 अलग अलग कैटेगरीज में लड़कियों और ख़वातीन के लिए इवेंट रखे गए थे और इस दौरान ऐसे माहौल की तख्लीक पर जोर दिया गया जहां ख़वातीन बिला खौफ व ख़तरा आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें और मर्दों के मसावी मौक़े हासिल कर सकें। आखिर में फातेह रहने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। कोई अटैक करे या आपके पीछे कोई चाल चल रहा हो तो आप उसे कैसे बचा सकते हो, कैसे डिफेंस कर सकते हो खुद को। तो मैम ने बहुत कुछ सिखाया। हम अपने स्कूल के भी बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें यहाँ लाया। हम जान गए कि हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, गर्ल्स की वैल्यू क्या है।
जो मिथ है ना आजकल की लड़कियों का कि दे आर गुड फॉर नथिंग एंड वो कुछ कर नहीं सकते, तो ये चीज़ पहले जो उनके दिमाग पे खटकती है, ये जो सेल्फ डिफेंस का कैंप है जो आज हुआ है, ये इससे इनको कहीं से बूस्ट मिला कि ये चीज़ जो है ये झूठ है, ये हम बस अपनी जगह सोचते हैं। जो लड़कियां हैं आजकल की, अगर हम देखा जाए, बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, उनके पास बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ है, बट द थिंग इज़ वो निकलते नहीं है बाहर उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए। ऑल द थिंग इज़ जस्ट कि हमें पढ़ना है, हमें घर बसाना है एंड दैट्स इट, दिस इज़ द लाइफ। बट मैं इन सब लड़कियों को एक काइंड ऑफ नया नज़रिया दिखाना चाहती हूँ लाइफ का, कि ये जो सेल्फ डिफेंस अवेयरनेस है या जो भी ऐसी है, ये आपको एक काइंड ऑफ अलग माइंडसेट आपका बनाती है। एंड आई थिंक ये जो अलग माइंडसेट है यही चाहिए हमारी सोसाइटी को, ताकि जो हमारी सोसाइटी है वो चेंज हो जाए और ज़्यादा। खेलो इंडिया वुशु वुमेन लीग 2022 नॉर्थ जोन की इफ्तिताही तकरीब एसके इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई। वुशु चैंपियन लीग 4 नवंबर से 7 नवंबर तक जारी रहेगा। डॉक्टर हिना शफी भट्ट, वाइस चेयरपर्सन JNK खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने आज वुशु वुमेन लीग के इफ्तिताही तकरीब का इफ्तिताह किया और मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि UT जम्मू कश्मीर की हुकूमत के इक़दामात न सिर्फ स्पोर्ट्स कोटे के तहत एथलीट्स को मुलाजमतें फराहम करेंगे, बल्कि मुआशरे की बुराइयों को ख़त्म करने में मदद करने के लिए नए जम्मू कश्मीर की तश्कील भी करेंगे। इस लीग में 8 रियासतों की 500 से ज़्यादा ख़वातीन एथलीट्स शिरकत करेंगी। फाते खिलाड़ियों को 40 लाख नकद इनाम दिया जाएगा। देश के भिन्न भिन्न कोनों से बच्चे यहाँ आए हैं खेलने के लिए। एक सिक्योरिटी फील होती है और गर्व महसूस होता है कि यही बच्चे जब इंटरनेशनल लेवल पे जाके देश के लिए मेडल्स लाते हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये जम्मू कश्मीर में जो देखने को मिल रहा है, मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ हमारे सारे प्लेयर्स को और हमारे ऑर्गेनाइजर्स की बहुत ज़्यादा मेहनत है कि वुशु को इस लेवल पे लेके आए हैं जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे 10 में से 6 गोल्ड मेडल्स भी वुशु ही लेके आया है। सो फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार इन प्लेयर्स को, ताकि ये यहाँ बिल्कुल घर जैसा महसूस करें और देश के लिए और नाम रोशन करें। तो जो आज का इवेंट है वो है वुमेंस लीग, जो खेलो इंडिया वाई और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज़ किया है कश्मीर में, और ये पहली बार ही हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ऐसी पहली बार कश्मीर में वुमेंस लीग हो रहा है। यहाँ काफ़ी स्टेट्स के बच्चे हैं, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, चंडीगढ़ है, काफ़ी स्टेट्स के बच्चा है और लद्दाख भी आया है। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात है हमारे लिए, और जो नए बच्चे हैं वो भी, उनको भी खेलने का मौका मिलेगा। ओवरवेलमिंग पार्टिसिपेशन हमने देखी, वुमेन पार्टिसिपेशन है जिस पे हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनका भी फोकस काफ़ी ज़्यादा है। करीब 500 बच्चों की गर्ल्स पार्टिसिपेशन हमारे पास है। तो एक मैसेज है पीस की जो स्पोर्ट्स के थ्रू हम कन्वे करना चाहते हैं, और जो भी टैलेंट, हिडन टैलेंट है हर किसी कॉर्नर में, वो हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं ताकि वो कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करे। एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से मैं कहना चाहूँगा कि खेलो इंडिया का यहाँ पर जो आगाज़ हुआ है वुमेंस लीग का, इसके लिए मैं मुबारकबाद दूंगा सबसे पहले अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू कश्मीर को और अपने LG साहब को कि उन्होंने इस आयोजन करने के लिए हमको मौका दिया। डायरेक्टर समग्र शिक्षा अभियान ने महकमे तालीम गांदरबल के इश्तराक से खसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों के लिए तशख़ीसी कैंप का इनेकाद किया। जोन गांदरबल और तुलमुला के दायरे इख्तियार में आने वाले बच्चों ने इस कैंप में शिरकत की। कानपुर की अलमको कंपनी के माहिरीन की एक टीम ने बच्चों का जायजा लिया और इस कैंप का इनेकाद इस मकसद के साथ किया गया था कि खुसूसी ज़रूरत वाले बच्चों को आम बच्चों के बराबर बनाया जाए। वन कि वनकस प्रोग्राम असल, यह प्रोग्राम गज बार बार गसन, तिकाज यम मजूर अफराद कि यम गरीब खानदान सत ताल्लुकात थावान कि तिमन मजूरन यम चीज़ तिमन ज़रूरत तिम हेकान अनित कह कि अगर गवर्नमेंट तिमन कुन तवज्जो दिए कि तिमन गसान तिम सह फार्मेलिटी पूर बे गवर्नमेंटस अपील करान कि साने खतर गोस आसन अलग स्कूल यम कि वजह हेको असल पर पढ़ित लिखित नॉर्मल बचर इन पाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट समग्र शिक्षा डायरेक्टोरेट समग्र शिक्षा ने इन कोलैबोरेशन विथ एलिम्को कानपुर, ये आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उनके साथ ताउन किया है। तो वो उसका टीम आज इधर आया है, वो इन बच्चों को देख रहे हैं, इन बच्चों के कौन से एड्स एंड अप्लायंसेस ज़रूरत हैं।
देन इसके बाद हमारे कुछ टाइम के बाद इन बच्चों के लिए जो यहाँ आज असेसमेंट हुई उनके एड्स एंड अप्लायंसेस आएंगे। देन हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कैंप्स इसके बाद आएंगे। हम इन बच्चों को ये एड्स एंड अप्लायंसेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 50 के करीब हमारे बच्चे जो है यहाँ आज इनरोल्ड हुए हैं और एलिम्को जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक कोऑर्डिनेशन के साथ हम उसके काम कर रहे हैं। तो वो ये सारे लिंक जो हैं बच्चों को। आपका खैर मकदम है। शूरान में ठाठरी खलूतरा रोड पर तलबा और वालदैन ने धरना देकर सड़क बंद कर दी थी। इन लोगों ने स्कूल की इमारत का मुतालबा करते हुए इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया और 3 घंटों तक हाईवे बंद रहा, जिससे हजारों गाड़ियां यहां फंस कर रह गई थी। वालदैन का कहना था कि गुज़िश्ता 1 साल से वो स्कूल की इमारत का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया मुतालबात को बारहा मुस्तरद करता रहा। इसी बीच SDM गंधू अरुण बदियाल ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन से बात की। उन्होंने वालदैन और स्कूली बच्चों को यकीन दिलाया कि जल्द ही उनकी मांग पूरी की जाएगी। सर, हमारा स्कूल 20 मई से उठ चुका है, हमारा अभी तक कुछ मसला हल नहीं हुआ। हमने ZD साहब से भी बोला, DC साहब से भी बोला, SDM साहब से भी बोला। हमारे बच्चे 6 महीने से धूप में, बारिश में, ग्राउंड में बैठ रहे हैं और बीमार हो चुके हैं। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कोई हमारी सुनाई कर नहीं रहा। हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारी फरियाद सुनिए, हमारे बच्चों के दुख दर्द को समझिए, क्योंकि हम परेशान हैं। हमारे बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि कई टाइम से यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक की मुनासबत से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद कराया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह नज़्म किया था। SSP बडगाम ताहिर सलीम इस प्रोग्राम में मेहमान खसूसी थे। माहिरीन ने रिश्वत सतानी से बचने और इसकी रोकथाम के लिए कानूनी तौर तरीक़ों से शुरा को आगाह किया। SSP बडगाम ने रिश्वत सतानी से बचने और माशरे को बदनवानी से पाक बनाने पर तफसीली लेक्चर दिया। SSP बडगाम ने बच्चों को करप्शन से बचने की कसम दिलाई, जिस पर इन बच्चों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। फोकस किया कि जो लॉ जो है वो क्या लॉ है, जिससे आपको जो है अवेयर होना चाहिए कि लीगली आपको जो है अगर आपसे कोई बंदा करप्शन वगैरह मांगता है तो आपको उसके बारे में क्या करना है। उसके रिलेटेड हमने जो है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, उसके जो प्रोविजंस हैं जिसके तहत जो है करप्शन फ्री इंडिया हमारा कैसे हो सकता है कि अगर आपसे कोई करप्शन लेता है तो आपको उसके लिए क्या रेमेडीज़ है, किस अथॉरिटी को आप अप्रोच कर सकते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है, इलेक्शन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, तो उसके बारे में हमने इनको पूरी जानकारी दी है। सब जिला मजिस्ट्रेट सुंबल सोनावारी डॉक्टर बशीर लो ने कहा उन्होंने लैंड रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन करने का अमल पहले ही मुकम्मल कर लिया है और लोग अब अपने लैंड पासबुक किसी भी जगह इंटरनेट पर डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने सोनावारी के लोगों से अपील की कि वो अपने लैंड पासबुक ज़रूर डाउनलोड करके चेक करें, ताकि अगर किसी के अराजी नंबरात ज़ात या दीगर किसी मामले में कोई गलती हो तो वो दुरुस्त की जा सके। शुरू होने के साथ साथ ही हमने भी सुंबल सोनावारी में इसका प्रोसेस शुरू कर दिया और एज ऑन डेट हमारे तकरीबन सारे जो 45 रेवेन्यू विलेजेस हैं, सब जगह जो हमारी जमाबंदीज हैं वो सारी डिजिटाइज हो चुकी है। बिल्कुल। और लैंड पासबुक इस वक्त अवेलेबल हैं, वो उनकी वेबसाइट दी हुई है जो लैंड। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू में बेहतर ट्रैफिक निज़ाम के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम के तहत पुरानी ट्रैफिक लाइट्स की मरम्मत की गई और तकरीबन 30 सिग्नल्स पर नई ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई। लेकिन सिर्फ 1 साल में बेशतर ट्रैफिक सिग्नल्स ने काम करना छोड़ दिया है। आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। जम्मू शहर में लगभग 16 करोड़ की लागत से लगाई गई ये ट्रैफिक लाइट्स स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स प्रोजेक्ट के तहत लगाई गई हैं। लेकिन 1 साल के अंदर ही इन ट्रैफिक लाइट्स की लाइट्स ही चली गई और 30 में से 13 सिग्नल्स पर ये ट्रैफिक लाइट्स काम ही नहीं कर रही। कहने को तो ये स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स हैं जो कि ऑटोमेटिक होनी चाहिए, लेकिन जम्मू के कई चौक पर लगाई गई ये लाइट्स बिजली से चल रही हैं, जो बिजली बंद होते ही बंद हो जाती हैं। ऐसे में मसरूफ तरीन सड़कों पर हादसात के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। जम्मू शहर का दिल कहलाने वाले जिवल चौक से कुंजवानी चौक तक लगाई गई ट्रैफिक लाइट्स का भी हाल कमोबेश यही है। जैसे बंद लाइटें हमने अपने TCU में रिपोर्ट इनकी कंप्लेंट लिखाई हुई है। जब लाइट आती है ये चलती है, जब लाइट बंद होती है ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। लेकिन ये तो स्मार्ट ट्रैफिक लाइट लगाई गई है, तो बंद क्यों हो रही है लाइट जाने से? कोई इनके टेक्नीशियन को इनमें फॉल्ट होगा, हमने बोला हुआ है, वो आ रहे हैं हमारे आदमी इलेक्ट्रीशियन आ रहे हैं, तो वो देखते चेक करते हैं इसमें क्या वजह क्या है।
जम्मू का दिल कहे जाने वाले जीवल चौक पर मैं खड़ी हूँ, जो जम्मू के 4 इलाकों को जोड़ने वाला चौराहा माना जाता है और सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे ये ट्रैफिक से भरा पड़ा रहता है। आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे। साहिबा से गुजारिश करूंगी कि आपको पहले इस चौक का एक दृश्य दिखाया जाए कि कितनी व्यस्तता इस चौक पर रहती है। बड़ी गाड़ियों से लेकर छोटी गाड़ियों तक और पैदल लोगों तक सब तरह का ट्रैफिक जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन विडंबना ये है कि स्मार्ट सिटी कहलाए जाने के बावजूद, स्मार्ट ट्रैफिक लाइटिंग कहलाए जाने के बावजूद यहाँ की इस व्यस्त चौक की ट्रैफिक लाइट्स, इनकी बत्ती गुल है और ट्रैफिक लाइट्स ना चलने के कारण यहाँ अक्सर हादसा पेश आने की संभावना बनी रहती है। आपके सामने दृश्य ये जो आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक लाइट के आगे पेड़ लगा हुआ है। न जाने ये ट्रैफिक लाइट किसे सिग्नल दे रही है। जम्मू के 4 हिस्सों को जोड़ने वाले मसरूफ तरीन जीवल चौक में चारों तरफ से ट्रैफिक लाइट हैं, लेकिन ये तमाम लाइट्स काम ही नहीं कर रही। इस चौक से न सिर्फ जम्मू के 4 हिस्से जुड़ते हैं, बल्कि शहर के कई तालीमी इदारे और अस्पतालों तक यहीं से रास्ते जाते हैं और यहाँ से गुजरने वाले तलबा और लोगों को किसी भी वक्त हादसा पेश आने का खतरा लाहक रहता है। कुछ जंक्शन पर टाइमर भी काम नहीं कर रहा है। कुछ भी नहीं लगता हमें ये स्मार्ट लाइट ट्रैफिक है, क्योंकि होता तो चलती ना, अभी यहाँ पे यूज़ ही नहीं हो रही है जो चीज़, तो फिर क्या थोड़ा सकते हैं कुछ उनको। हम जहाँ पे आते हैं इस टाइम पे रश हुआ होता है, स्कूल कॉलेज सबको छुट्टी हुई होती है, तो हमने आगे भी यहाँ से जाना होता है, हम ट्रैफिक लग जाता है कभी कहीं से कभी। ये मेन चौक है यहाँ का जीवल का, इनको ध्यान रखना चाहिए खासकर। ट्रैफिक लाइट्स कितनी कारगर हैं उस बात का एक सबूत, एक नज़ारा आप सबको यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे। इस समय हम गंगयाल के इस चौक पर खड़े हैं और इस गंगयाल के चौक से इंडस्ट्रियल एस्टेट सिडको कॉम्प्लेक्स का रास्ता गुजरता है, पेट्रोल पंप है और रिहायशी इलाका भी यहीं पर है। मैं साहिबा से गुजारिश करूंगी कि आपको यहाँ के कंजेशन की एक तस्वीर ज़रूर दिखाएं। ट्रैफिक लाइट्स, नदारत और उसके ऊपर यहाँ कोई भी ट्रैफिक अफसर नज़र में नहीं आता। लगातार चारों तरफ से गाड़ियाँ 24 घंटे इसी प्रकार चलती रहती हैं और इस कंजेशन के बावजूद भी यहाँ पर कभी कोई ट्रैफिक पुलिस अधिकारी खड़ा हुआ नज़र नहीं आता है। दृश्य आप सबके सामने। जब ट्रैफिक लाइट ऑन होती है तो जाम लगता है, ऐसे ठीक है। ट्रैफिक पुलिस इधर होती है, जब भी वो देखती है जाम लगता है वो निकालती है जाम को। तो आपको ये लगता है कि यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स जब चलती हैं तब जाम होता है, ऐसे नहीं होता? हमने मैम यही देखा, जब भी वो ट्रैफिक लाइट ऑन करते हैं इधर जाम का इशू बन जाता है। तो हम ट्रैफिक लाइटिंग की बहुत प्रॉब्लम है, रॉन्ग साइड गाड़ियाँ भी चलाते हैं, कहीं पर भी उतार चढ़ाव करने के लिए बोलते हैं कि भाई रॉन्ग साइड है, जबकि होता ही नहीं है वहाँ पर। जम्मू की गांधीनगर की जो लेन है उनका साइज बड़ा कम है, उनकी विड्थ कम है। लेफ्ट लेन इसमें फ्री होनी चाहिए। बहुत से इंटरसेक्शन पे हमारी लेफ्ट लेन फ्री नहीं है। भाई जब आप प्लानिंग कर रहे थे, आप टेबल पे बैठ के कहीं प्लानिंग करते हो, क्या आपने नहीं देखा पर लेफ्ट लेन फ्री नहीं है? इंस्टॉल करने से पहले ये चीज़ें स्टडी की जाती हैं। अब आप कभी दुकानदारों पे दोष देते हो, कभी लेफ्ट लेन फ्री नहीं है उसको दोष देते हो, कभी कहते हो ये जगह कंजेस्टेड है नहीं चलेंगी, तो फिर आपने वहाँ इंस्टॉल क्यों की? वहीं इस पूरे मामले पर जम्मू के नए मेयर राजेंद्र शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि इस मामले पर कंपनी के ओहदेदारों के साथ बातचीत की गई है और इस मामले को जल्द ही हल कर लिया जाएगा। मैंने उसको कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया भी है, उससे मैं पूरी बात करता हूं और संज्ञान लेता हूं कि जो इसमें कमियां हैं उसमें सुधार लाया जाए, क्योंकि लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर कहीं कोई ख़राब चीज़ है उसको सुधारना भी हमारा काम है। तो मैंने उसको बुलाया है, तो उससे बात करते हैं, उसको बोलूँगा भाई इसको ठीक करें। जम्मू की दीवारों पर रंग रोगन की बारिश है, लेकिन इन ट्रैफिक सिग्नल्स को भी दुरुस्त करने की बेहद जरूरत है ताकि लोगों के लिए ट्रैफिक निजाम बेहतर हो सके, हादसे के इम्कानात जीरो हों और दीवारों के रंग रोगन के साथ साथ ट्रैफिक सिग्नल्स की खूबसूरती भी काबिले दीद हो। जम्मू से न्यूज 18 के लिए बिंदिया रैना की रिपोर्ट।